हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक शुरुआत किए थे, एरोमेटिसिटी। तो हम बताए थे एरोमेटिसिटी जो वर्ड आया ये एक एरोमा वर्ड से आया है। इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड में जो खुशबू होता है उसी को हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब किसी कंपाउंड को हमको पता करना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है। तो उसको हम लोग पता ऐसे कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कंपाउंड को पहले देखो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक हुआ तो इसका पॉसिबिलिटी है कि वो एरोमेटिक हो सकता है, और अगर ए साइक्लिक हुआ यानी साइक्लिक नहीं हुआ तो फिक्स्ड है कि वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। साइक्लिक होने के बाद अब चेक करेंगे क्या प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। हाँ, ये रिंग के अंदर वाले ही पार्ट को चेक करेंगे, केवल रिंग के अंदर वाले पार्ट को ही चेक करेंगे। अगर प्लेनर मिल गया तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं विद इन द रिंग। सब रिंग के अंदर पे ही देखेंगे हम लोग, रिंग से बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर कॉन्जुगेशन भी मिल गया तो फिर देखेंगे कॉन्जुगेशन कितना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड है या फिर 4n पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 4n+2 होगा इसको हकल्स नंबर कहते हैं, और वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। हाँ, ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पता चला है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पता चला। और 4n पाई होगा तो वहां पर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी हो गया है हम लोग का, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में कुछ प्रश्न आपको कॉपी में होमवर्क दिए थे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डाले थे। आई होप कम से कम इसमें तो आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चंस, तो उसपे 90% आपके सही होने चाहिए। तो मेरे भाई अगर तुम फर्स्ट और सेकंड तो डिस्कशन हो गया था, थर्ड नंबर को अगर निहारो तो ये कंपाउंड में तुम लोग जवाब भी लिख सकते हो चैट में कि थर्ड वाला इसमें से कौन कौन से एरोमेटिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला कार्बन हमको दिखाई दे रहा है sp3, यानी कॉन्जुगेशन ही एब्सेंट है रिंग के अंदर पे, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला। माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ वाले में आते हैं। ये फोर्थ वाला में क्या होगा, तो यहाँ पर देखो सारे कार्बन एटम्स को सारे sp2 है। अब लिखेंगे नहीं मेरे भाई, ये वक्त अब हो गया कि अब लिखने वाला टाइम गया, अब देखना है और सोचना है। सारे कार्बन रिंग के अंदर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पता चल गया। रिंग है, कॉन्जुगेशन है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स गिनना है मेरे भाई। तो 2 और 2 4, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और मेरे भाई कहीं पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। फिफ्थ वाला डिस्कशन हो गया था। सिक्स नंबर पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर चेक करो। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, यस सारे के सारे sp2 है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सुनते जाना ध्यान से, कहेंगे लिखेंगे नहीं अब। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, यस। कंजुगेशन पूरा कंप्लीट है, यस। पूरा रिंग के अंदर में साइक्लिक कंजुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, और एक लोन पेयर में 2 होता है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। सेवंथ नंबर डिस्कशन हो गया था। एट्थ नंबर पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे कार्बन sp2 दिखाई देंगे, सारे के सारे sp2 है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है रिंग के अंदर पे। तो रिंग के अंदर के ही पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है, रिंग के बाहर से वो कोई मतलब नहीं है। तो ये भी कंपाउंड एट्थ वाला भी एरोमेटिक है, ठीक है। नाइन्थ ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था, हम बोलते रिंग वाले से, रिंग वाले के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ मेरे भाई, ये टेंथ वाला थोड़ा सा मे भी आपको मुश्किल आई होगी, तो उसको हम सिखाने जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये कार्बन को तो आपको दिख रहा होगा sp2 कार्बन है, कार्बन तो तुम्हें दिख रहा होगा कि sp2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन तो दिखेगा तुमको कि sp2 कार्बन है। अब नाइट्रोजन कैसा है मेरे भाई, तो इसके सामने में p ऑर्बिटल्स है दोनों साइड, इवन एक साइड भी होता
तो लोन पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर पी में शिफ्ट करा देते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कभी भी लोन पेयर के बाजू में p ऑर्बिटल है और उसका हाइब्रिडाइज, उसके पास में कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास में कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। ये sp2 बन गया मेरे में। तो इसका लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी वाले ही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, क्योंकि वही पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो गिनो मेरे मेरे भाई, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। एक बार हमको चैट में बताओ, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 10th नंबर का, 10th नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ठीक है हेट्रो आइटम आ गया, कोई दूसरा आइटम आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जनरली, बट आपको नहीं होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 11th नंबर को निहारो अब। तो यहाँ पर आपको नॉन एरोमेटिक दिखाई देगा। ये नाइट्रोजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है, तो ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है मेरे में। ठीक है, ये नॉन प्लेनर है, तो यहाँ पर वो कॉन्जुगेशन में यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो करेगा क्या? उसका नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। 12th नंबर पे आते हैं मेरे भाई, ये तो आसान था, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लोन पेयर वाले भी sp2 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4, यहाँ पे 0 है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है मेरे भाई। इसी तरीके से इसमें गिनो तो यहाँ पर भी सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 14th नंबर को निहारो। 14 नंबर को सारा के सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारा के सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, चलो 15th वाला हेटेरो एटॉमिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर गिनो तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि sp लिख दिए, sp2 होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑलरेडी sp2 है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसको तुम ऐसे फील ले सकते हो मेरे भाई, अगर तुमको दिक्कत आ रहा है कभी तो ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, ये वाला इस पे अपने आप दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ बात तुम्हारे सामने रखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये सब जो p ऑर्बिटल्स है मेरे पास, जिससे पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास पे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेजोनेंस है, ऑलरेडी रेजोनेंस है। लोन पेयर तब शिफ्ट होता है जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और कोई भी p ऑर्बिटल नहीं हो। हाँ, यहाँ पे सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एक पाई बॉन्ड बना हुआ है ये वाले में। लेकिन ये नाइट्रोजन वाला जो p ऑर्बिटल इसमें 2 है, ये लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल पे है, लिख सकते हो। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्योर, सॉरी मेरे भाई गड़बड़ बोल दिए, लोन पेयर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे है। यहाँ पर नाइट्रोजन का sp2 होगा, तो sp2 का शेप ऐसा होता है मेरे भाई, पता होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आएगा, और इसका जो जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा रेजोनेंस में। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, और जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। याद करो, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता था। हाँ, वो सब में चेंज हो जाता है। ऐसा तब होता है जब उसके पास में कोई
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं हो, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले से मौजूद है, तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, ये स्टैटिक कहलाएगा। ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर स्टैटिक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेरे पास बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट देंगे तुम्हें यहाँ पर। ये जीओसी चैप्टर ऐसा है जो जिंदगी भर आपको काम आएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। मेरे भाई नाइट्रोजन का यहाँ पर, और इस कंपाउंड का आपको नाम भी बता देते, पिरिडीन नाम है इसका, इसका नाम है पिरिडीन, ये कल भी लिखे थे इसके बारे में। तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट रेजोनेंस पे नहीं कर रहा है, जो करता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट उसे ही काउंट करना होता है। तो टोटल सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, सारा पाई बॉन्ड्स में, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको टिक भी कर लेंगे। हाँ, यहां पे कोई पूछता लोन पेयर स्टैटिक है या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो यहां पे बोलना था कि यहां पर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। यहां पे वो लोन पेयर पी ऑर्बिटल में चला गया है, पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, यानी ये लोन पेयर को हम लोग डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टैटिक होता है, डीलोकलाइज्ड का मतलब मूवेबल हो गया। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये, ठीक है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर कोई पूछेगा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, कोई बता सकता है हमें 12th नंबर पे? ये जो लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा या लोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज, ये रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये सब भी आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई, तो आपको ये सारा चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी और भी प्रश्न करके खुशियां मनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये धीरे धीरे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सिखाते चलेंगे जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आप जीओसी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी से 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये 15 क्वेश्चंस हुए, 16 क्वेश्चंस मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन हम ही बताएंगे तुम्हें, ये क्वेश्चन भी हम ही बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क देना होगा वो हम देंगे आपको, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चंस मेरे भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? तो कार्बन का कोई टेंशन नहीं होगा, ऑक्सीजन के बारे में अब दिक्कत आती है। तो अगर तुम निकालोगे नॉर्मली, तो नॉर्मली तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का RS, अच्छा देखेंगे रितु उसको बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी RS आप बना के देख सकते हो, ठीक है। 16 नंबर देखो, अभी यहां पर क्या चीज है, यहां पर ऑक्सीजन का वैसे तो नॉर्मली देखने से sp3 लग रहा है, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए बाजू में अगर p ऑर्बिटल रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से बदल करके sp2 हो जाता है। तो सवाल है कि सर इसमें तो 2 लोन पेयर था, 2 सिग्मा बॉन्ड था, इसका मतलब कोई एक ही लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में गया है? यस, कोई एक ही लोन पेयर जो है इसका, ये प्योर p ऑर्बिटल पे गया है। कोई एक ही लोन पेयर जो है ये प्योर p ऑर्बिटल में गया है मेरे भाई, ठीक है। यानी इसको तुम ऐसे दिखला सकते हो, अगर फील करना चाहते हो तो ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से। और मेरे भाई इसका लोन पेयर जो 2 है, इसमें से इसका हाइब्रिड है sp2 है, तो एक प्योर p ऑर्बिटल में चला आया है, एक प्योर p ऑर्बिटल में इसका आया है, क्योंकि इसके पास में पहले से कोई पाई बॉन्ड नहीं था। तो यहां पर जो आएगा मेरे भाई, तो वो क्या होगा, एक लोन पेयर स्टैटिक है और एक लोन पेयर इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, हाँ अब इसका एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया मेरे भाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। एक पाई इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं है। तो 6 अगर कभी भी आता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक आता है, वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये तो बात समझ में आने लगी होगी आपको अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब क्या चीज है,
अब क्या चीज है, यहाँ पे एक लाइन हम लिख देते हैं, आउट ऑफ टू लोन पेयर्स, आउट ऑफ टू लोन पेयर्स, मेरे भाई दो लोन पेयर्स में, ठीक है, ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। यहाँ पे केवल एक ही पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, केवल एक ही जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा आपका। एंड द अदर लोन पेयर, एंड द अदर लोन पेयर विल रिमेन्स स्टैटिक, मेरे भाई वो स्टैटिक ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आपको इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आपको घर ले जाने के लिए दे देते हैं मेरे भाई, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब घर ले जाने के लिए मतलब आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप ये सबको बनाएंगे। ठीक है, 17 नंबर आप बनाएंगे अच्छे तरीके से, आपको अच्छा लगेगा। ये कोई होमवर्क आप क्वेश्चन दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हमको क्लास में कराना होगा हम टिक करेंगे उसको, और जिसको नहीं बनाना होगा आपको वो आप लिख करके छोड़ देंगे, वो आप घर में होमवर्क करेंगे, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक कंपाउंड दिए। ठीक है, ये एक कंपाउंड ले लो मेरे भाई, सल्फर है, यहाँ पे ये सल्फर दे दिए हैं। ठीक है, 19 नंबर मेरे भाई, 19 नंबर कंपाउंड ले लो यहाँ पर, ये कंपाउंड ले लो मेरे भाई। ठीक है, 19 नंबर कंपाउंड दे दिए तुम्हें। ठीक है, तो वो सर सब 5 मेंबर, ये सब होमवर्क है मेरे भाई, यस सब होमवर्क है, ये सब घर में काम करना है आपको। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे शायद कल माइनस चार्ज वाला दिए थे, आज प्लस चार्ज वाला आपको दे देते हैं। बस आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक यही पता करना है। ठीक है, तो 20 प्रश्न हो गए आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, कुछ 20 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं अब तक। तुम सोच रहे हो सर और मिलेगा क्या, मेरे भाई क्वेश्चन का अपने पास में कोई कमी नहीं है। हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि 11 क्लास में 50-50 सवाल करा दिए होते हैं एरोमेटिसिटी में, लेकिन थोड़ा सा हम पेशेंस रखना चाहेंगे कि कुछ 25-30 में निपट जाए। वैसे हमको लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा, 30-35 चला जाएगा, चलो फिर भी देखते हैं। तो ये कुछ हम 20 तक आपको होमवर्क दिए, 4-5 प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न में आ रहे हैं मेरे भाई। हाँ, ये हम आपको सिखाएंगे थोड़ा सा, ये हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब इसमें हमको पता करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये बात हमको पता करना है। ठीक है, ये बात हमको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे मेरे भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो मेरे भाई इसको फील करो कंपाउंड को। मेरे भाई हमको ये बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके साइड में मूव्ड होगा, ये कार्बन की तरफ होगा इसका मूव, या ऑक्सीजन की तरफ होगा, बस इतना ही जवाब दे दो। या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये बॉन्ड इधर घुमा दो, इसे ऐसा सोचो कि ये बॉन्ड घुमा हुआ है, और मेरे भाई ये O माइनस यहाँ पे प्लस लिख दो। अब चेक करो, तो कभी भी ऐसा प्रश्न आपको आए तो कुछ नहीं करना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर माइनस दे दो, बाजू वाले में प्लस दे दो। अब चेक करो, रिंग के अंदर में सारे कार्बन sp2 है, और टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है विद इन द रिंग, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस टाइप से रहेगा, तो पोलराइज करवा लेना। किधर कराना है पोलराइज, जिधर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको हम घर ले जाने के लिए दे देते हैं मेरे भाई, घर ले जाने के लिए हम देना चाहेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये कंपाउंड तुम्हारे लिए है, जो कि तुम्हें घर में बनाना है, बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ बात हम लिखे, कुछ हम बात लिखे मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे भाई तुम्हारे सामने हम कुछ और प्रश्न रखने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी प्रश्न हम रखने जा रहे हैं जो तुम्हें बना करके खुशी मिलेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, 23 नंबर मेरे भाई। अब तुम्हारे सामने हम कुछ प्रश्न रख रहे हैं, कुछ प्रश्न रख रहे हैं मेरे भाई। अब हमको पता करना है इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है।
तो मेरे भाई हम कुछ तुम्हारे सामने अभी रख रहे, तुम्हारा होमवर्क नहीं, ये सब अभी जितना भी 23, 24, 25 लिखेंगे, ये सारा अभी हम लोग क्लास में करेंगे क्वेश्चंस को। ये सारा क्वेश्चंस अभी क्लास में करके खुशियां मनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे है एक पाई बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन करेंगे क्लास में। 25 नंबर देने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन क्लास में करेंगे, ये भी क्वेश्चन क्लास में करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये क्या दे रहे हो सर आप, अरे मेरे भाई वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो जेई में आएगा, ठीक है। अब वैसे जनरली 2 रिंग्स वाले कम आते हैं, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको सीडीपीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे। 2 रिंग हो गया तो क्या ये सारा पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे कि कितना, एक रिंग को देखेंगे कि 2 रिंग को देखेंगे। तो मेरे भाई हुआ क्या है, हकल्स ने ये रूल बनाई, हकल्स ने ये रूल बनाई, और रूल बनाने के बाद अपने जो उनके सीनियर साइंटिस्ट है उनको जाकर के ये रूल दिखलाते हैं। नहीं जुबैक, अभी पेशेंस रखो, आपको वक्त के साथ में सब चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सीनियर साइंटिस्ट जो थे, सीनियर साइंटिस्ट बोले, सीनियर साइंटिस्ट को हकल्स जाके बोलते हैं कि इतने ये रूल हम बनाए हैं जिससे हम खटाखट बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। उसके सीनियर साइंटिस्ट खुश होते हैं और बोलते हैं रूल दिखाओ हमें। तो वो रूल दिखलाते वही कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द रिंग हुआ, वो सारा क्राइटेरिया बताए अपना, ठीक है। और बोले के बाद कुछ क्वेश्चंस दिखलाए, वो कौन दिखलाए, हाकल सम सीनियर साइंटिस्ट। सीनियर साइंटिस्ट भी खुश, बोले बहुत अच्छा रूल बनाए हो। तो वो सीनियर साइंटिस्ट को बोलते हैं हकल्स की इस पे साइन कर दीजिए, इस रूल को साइन कर दीजिए, वैलिडेट कर दीजिए। सीनियर साइंटिस्ट बोलते कि नहीं नहीं, इसके लिए किसी हाईली टैलेंटेड, किसी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन से आपको मिलना पड़ेगा। हकल्स पूछते किन से मिलना पड़ेगा, तो मेरे भाई उसके सीनियर साइंटिस्ट बोलते कि सीएमएस सर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इशारा। तो मेरे भाई हकल्स मेरे पास आता है, और आते ही चरण स्पर्श करता है, हम कहते हैं खुश रहो, कैसे आना हुआ। उसने कहा कि सर हम एक रूल बनाए हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। हम बोले अच्छा। मैं वो कहने लगा कि सर इस रूल से आप खटाखट जवाब दे पाएंगे किसी भी कंपाउंड के बारे में। हम बोले रूल बताओ। मैंने भाई रूल बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन में हो, और उसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। हम बोले ठहर जाओ, और मेरे भाई उसके सामने हम ये कुछ प्रश्न टिका दिए। बोले इस सवाल का जवाब दे दो तो हम समझ जाएंगे तुम्हारा रूल बिल्कुल सही है। वो कहने लगा कि हाँ सर, आज तो हम आपसे साइन लेकर के ही जाएंगे। मेरे भाई उसके सामने हम ये क्वेश्चन फेंके। मेरे भाई ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा उसके माइंड में अजीब सा हुआ, थोड़ा सा ऐसा हमें लगा कि इसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। हम पूछे ये कंपाउंड क्या है, वो कहने लगा कि सर लगता तो एरोमेटिक है। हम बोले ऐसे लगता है बोलने से काम नहीं चलेगा, क्या है ये बताओ। वो कहने लगा सर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और मेरे भाई दरअसल ये कंपाउंड एरोमेटिक है भी, यानी उसने कहा सही जवाब दे दिया, उसने सही जवाब दे दिया। हम पूछे अगला बताओ, हम पूछे अगला बताओ। मेरे भाई उसने कहा कि सर ये भी एरोमेटिक है। हम पूछे कैसे, बोला कि सर देखो यहां पर ये वाला रिंग के अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बोले अच्छा। और मेरे भाई वो सही जवाब दे रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका जिस कॉन्फिडेंस से मेरे पास आया था, वो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम पूछे ये क्या होगा, बोला सर ये भी एरोमेटिक होगा। हम बोले चलो, ये तुमने तीनों प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही दे दिया है, सही सही दे दिया है मेरे भाई उसके सामने हम अगला प्रश्न टिका दिए। बस ये देखते ही देखते उसके सामने में हम अगला प्रश्न टिका दिए। मेरे भाई उसके सामने अगला प्रश्न ये था, हम पूछे ये क्या होगा।
हट से बोला कि सर एरोमेटिक होगा। मेरे पास बस यहीं पर वो हकल्स फंस गया, वहीं पर हकल्स फंस गया। ये कंपाउंड दरअसल एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड दरअसल एंटी एरोमेटिक है मेरे भाई। जब ये कंपाउंड को उसने देखा हकस ने, बेचारा वो रोने लगा वहीं पे, कहने लगा सर इतना मेहनत से रूल बनाए थे और ये रूल मेरा फेल हो गया। हम बोले बेटा घबराओ मत, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आती है, इसका कुछ, इस समस्या का कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वो बस इतना कहना था कि उसके चेहरे पे खुशी आ गई। मेरे भाई हकल्स, अब तुम लोग सर हकल्स के पास आप कैसे चल गए? मेरे भाई ये सब स्टोरी बिल्कुल इमेजिनरी है, आप इसको रियलिस्टिक स्टोरी बिल्कुल नहीं समझेंगे, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बताई जा रही है। मेरे भाई उससे कहे, हम समझ गए कि इसका गलती कॉन्सेप्ट कहां पर हो रहा है। हम उसे कहे तुमने जो रूल बनाया है वो केवल सिंगल रिंग को देख करके बनाए हो, केवल सिंगल रिंग को देख करके बनाए हो। अगर एक से ज्यादा रिंग होगा तो तुम्हारा रूल फंस जाता है, तुम्हारा रूल फंस जाता है। तो मेरे भाई कहने लगा कि सर इसमें करना क्या चाहिए? तो मेरे भाई उसको करने के लिए हम नोट पे एक बात लिखने जा रहे हैं, फिर समझाएंगे ये सारे प्रश्नों को। मेरे भाई नोट का पहला पॉइंट लिखिए मेरे भाई हम लोग जो लिखे हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो चेक कहां पे करना है? चेक करना है आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन लॉन्गेस्ट, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी। मेरे भाई यहां पे चेक करना है लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी। लॉन्गेस्ट थोड़ा अंग्रेजी गड़बड़ है, लार्जेस्ट लिखना चाहिए हम लोग को, लेकिन चलेगा मेरे भाई। लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड, मेरे भाई सिर्फ लॉन्गेस्ट नहीं देखना है पेरीफेरी, कॉन्जुगेटेड वाला भी चेक करना है, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट होना चाहिए, उस पेरीफेरी को चेक करना है। तो मेरे भाई इस प्रश्न में और 23 नंबर प्रश्न पे ये जो रिंग है, ये जो रिंग है मेरे भाई, इस पे हमको एक ऐसा पेरीफेरी चूज करना है, एक ऐसा पेरीफेरी चूज करना है जो सबसे बड़ा हो और कॉन्जुगेटेड भी हो। मेरे भाई लॉन्गेस्ट और कॉन्जुगेटेड दोनों होना चाहिए, सबसे वही वाला पेरीफेरी। जैसे मेरे भाई यहाँ पे दो रिंग है, तो मेरे भाई एक तो ये रिंग है, ये एक पेरीफेरी कहलाएगा, एक रिंग एक पेरीफेरी। और मेरे भाई एक तो ये भी पेरीफेरी है पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला यानी कि किनारे वाला, ऐसा वाला बात कर रहे हैं। एक ऐसा वाला, ये किनारे वाले को देखना है आपको, बस किनारे वाले को निहारना है, ऐसे वाले को, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ऐसे देखो, इसे इसे ऐसे देखो, और इसे देखने के बाद अब देखना है कि कॉन्जुगेटेड कहां तक है मेरे भाई, तो लार्जेस्ट। तो मेरे भाई ये कार्बन sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, लेकिन ये लोग दोनों sp3 है मेरे भाई, ये कॉन्जुगेटेड नहीं कहलाएगा, यानी ये पूरा बड़ा वाला नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, हमको ये छोटा वाला जो लार्जेस्ट हो और कॉन्जुगेटेड भी हो। तो मेरे भाई दो रिंग्स हमको दिखाई दिया, एक ये दिखाई दिया और मेरे भाई एक बड़ा वाला दिखाई दिया। तो मेरे भाई उसी कॉन्जुगेटेड को चूज करना है जो कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेटेड हो और लार्जेस्ट भी हो। तो मेरे भाई यही लार्जेस्ट कहलाएगा। ये बड़ा रिंग तो बड़ा है, पेरीफेरी तो लार्जेस्ट है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, आपको कॉन्जुगेटेड भी चूज करना है। यहां पर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो गया काम से, कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और उसमें 4n+2 होना चाहिए। तो मेरे पास 2 2 4 2 6, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, दैट्स वाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी लाल वाला सिलेक्शन होगा, लाल वाला सिलेक्शन होगा ना कि ग्रीन वाला। तो मेरे भाई हमको 24th में बताओ, बड़ा वाला पूरा सेलेक्ट होगा या सिर्फ बेंजीन रिंग जैसा जो दिखाई दे रहा है वो सेलेक्ट होगा? कौन सा होगा? बेंजीन रिंग। यस, केवल बेंजीन रिंग वाला ही सेलेक्ट, यही लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी है मेरे पास, इसी में आपको केवल चेक करना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ कॉन्जुगेशन एब्सेंट था, यहां पर जो था ये sp3 था। तो मेरे भाई कॉन्जुगेशन एक जगह चेक कर लो, एब्सेंट हो गया मतलब खत्म, ठीक है। तो यहां पर आपको बेंजीन रिंग को सिलेक्ट करना था। इसमें बताओ पूरा लार्जेस्ट वाला होगा मेरे भाई या फिर केवल बेंजीन वाला पार्ट होगा? पूरा। यस,
पूरा होगा बड़ा वाला, यानी ये पूरा होगा मेरे भाई कंटिन्यूअसली सारे के सारे sp2 है, और ये पूरा को गिनना है किनारे वाले को, किनारे वाले पूरा को गिनना है। तो टोटल गिनो तो 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेरे भाई ये भी हकल्स में आएगा, n का वैल्यू 2 रखो तो हकल्स में आएगा, इसीलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक था। मेरे भाई इसमें बताओ पूरा को सेलेक्ट करेंगे या फिर केवल रिंग को, बेंजीन रिंग को, या फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? यस, पूरा सिलेक्शन होगा, कहीं कंजुगेटेड पूरा है तो यहां पर भी पूरा सिलेक्शन होगा, और टोटल 4 पाई बॉन्ड्स है तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहां पर एंटी एरोमेटिक है। आई होप जो कॉन्सेप्ट तुम्हें हम बताए वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेक करना है लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी, या क्या दिमाग लगाना है, ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे में। तो नोट का पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिख लिए हैं। तो बस एक ही पॉइंट था सर, नहीं मेरे भाई आप तो पॉइंट ही पॉइंट बात करना है। अब चलो हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक के बारे में, एंटी एरोमेटिक के बारे में, नॉन एरोमेटिक के बारे में। ये सब के सब बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नॉन एरोमेटिसिटी में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किए। तो नोट का पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। नोट का पॉइंट नंबर 2 को अब देखेंगे क्या कहता है। मेरे भाई क्या होता है, आपको हम कल बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर आपके उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक, और मेरे भाई उसके आगे होता है एंटी एरोमेटिक। मेरे भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत कम स्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं वहां पर। तो ये क्यों होता है, तो हम आपको कल रीजन बताए थे, ओपन चेन वाले से बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक तो आप वही एग्जांपल हो गया, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ओपन चेन से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ओपन चेन से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है मेरे भाई। इवन हम आपको एक नया सच बताना चाहते हैं मेरे भाई, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं मेरे भाई। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतना ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इतना ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। और हाईली अनस्टेबल, मेरे भाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। मेरे भाई रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी और टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है मेरे भाई, एट रूम टेम्परेचर दे शो डिफरेंट रिएक्शंस, दे शो डिफरेंट रिएक्शंस। मेरे भाई अलग अलग टाइप का ये रिएक्शंस शो करता है मेरे भाई। रूम टेम्परेचर में ये अलग अलग टाइप का रिएक्शन शो कर रहा होता है। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। और मेरे भाई ये भी बात बताए कि ये रूम टेम्परेचर में अलग अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन शो करता है इसको हम बाद में बात करेंगे मेरे भाई, अभी सब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में, बस इतना ही बात अभी ध्यान में रखो मेरे भाई। नॉन एरोमेटिक के बारे में, कुछ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत सारे एग्जिस्ट करते भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे मे और मे नॉट एग्जिस्ट। हम लोग देख करके नहीं बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर में कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तुमको लग रहा है ये सब तो आज तक नहीं पढ़े थे सर, तो मेरे भाई आज तक तुम आईआईटी भी नहीं क्लियर किए थे। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। हाँ, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक है मेरे भाई तो वो गारंटीड है कि रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी दूसरे टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है खुले में। मेरे भाई एक सच और बताना तुम्हें चाहेंगे हम मेरे भाई। तुम लोगों को क्या सच है सर, इतना सारा सच बता दिए मेरे भाई। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमें ऐसा लगता है कि रेजोनेंस शो कर रहा है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डज नॉट शो, डज नॉट शो शो रेजोनेंस फेनोमेना। ठीक है, डज नॉट शो मत लिखो मेरे, डज नॉट गेट्स स्टेबिलाइज्ड बाय, स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस फेनोमेना। मेरे भाई
ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाईज नहीं होता है। अब तुमको क्या मजाक चल रहा है सर? मेरे भाई हम सच सच बता रहे तुम्हें, हम तुमको बिल्कुल सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। देखो ये बेंजीन रिंग है, तुमको ये तो एरोमेटिक है सर, इसमें आप एंटी एरोमेटिक वाले में कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? अरे मेरे भाई ये एग्जाम्पल लिए हैं मेरे भाई, ये एक आरएस बना हुआ है सच वाले बेंजीन का, और एक दूसरा आरएस है, एक दूसरा आरएस ये होता, आप सबको पता है। और ये दोनों स्ट्रक्चर को केक्यूल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और इसका सच ऐसा होता है मेरे भाई कि यहां पर भी कुछ पाई बॉन्ड्स है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, मतलब आधा आधा सब जगह पे पाई बॉन्ड्स है। समझ आया? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और सारे का जो बॉन्ड्स है एक्स और वाई अगर लिखे मेरे भाई, तो एक्स इक्वल टू वाई होता है। क्यों? बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड सेम है नंबर्स, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। ये एक्स एंड वाई बॉन्ड लेंथ है मेरे भाई, बीएल, बीएल का मतलब बॉन्ड लेंथ है। हाँ मेरे भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड था, ये कंपाउंड एरोमेटिक था, इस पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होता है तो सच जो होगा, यहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर भी होगा, तो सच तो ये बनेगा मेरे भाई। लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारे मुंह के सामने फेंके अगर, जो कि ये है, तो मेरे भाई अगर तुम कहते हो कि इसमें रेजोनेंस होता है, तो मेरे भाई ये झूठ बात है। तुमको वो सर झूठ है, कैसे झूठ है? यस मेरे भाई झूठ है, इस पे रेजोनेंस नहीं होता। ये इन लोग दोनों का मतलब जो रियल कंपाउंड है उसका ये आरएस नहीं है। अगर रेजोनेंस होता मेरे भाई, तो इसका सच कुछ ऐसा होता, सच कुछ ऐसा होता कि आधा पाई बॉन्ड यहां, आधा यहां, आधा यहां, और x इक्वल टू वाई होता। लेकिन हम तुम्हें सच सच बताएंगे कि ये x और y बराबर नहीं होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, x नॉट इक्वल टू वाई होता है। ये हमें ये साबित करता है कि अगर रेजोनेंस होता तो बराबर होता, रेजोनेंस नहीं होता है, दैट्स वाई इसका बॉन्ड लेंथ अलग होता है। तो मेरे में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मालूम हुआ कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस होता ही नहीं है। अगर होता मेरे भाई तो बॉन्ड लेंथ इसमें भी बराबर हो जाता, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें यही पता चलता है कि यहां पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस नहीं करते हैं। तो इसका प्रूफ हम आपको दिखलाए मेरे भाई कि कैसे हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का कोई इश्यू नहीं होगा। तो एक बार चैट पे लिखो क्या ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वेरी गुड मेरे भाई। एक टाइप का और कहीं कहीं पे अच्छे अच्छे बुक्स पे पढ़ोगे तो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक टाइप होता है क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे भाई ये बुड़बक बनाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, दरअसल कुछ नहीं है इस पे। अगर मेरे भाई कंपाउंड के अंदर पे चार्ज भी चार्ज भी अगर मूव कर रहा है, अगर चार्ज ठीक है इज प्रेजेंट along with in the aromatic compound, अगर मेरे भाई चार्ज प्रेजेंट होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, देन द कंपाउंड इज नोन एज क्वाजी एरोमेटिक। ठीक है, इज नोन एज क्वाजी एरोमेटिक। ये एकदम फालतू सा पॉइंट है मेरे में, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता था कि पढ़ाई हुआ है कि नहीं, तो हम आपको लिखवा दिए मेरे भाई। अगर चार्ज डिस्पर्जन होगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। उसको क्या कहते हैं? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे होते हैं हम लोग। तुम ऐसा एग्जाम्पल दिखला दे तो बड़ा खुशी मिलता। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई? मेरे रहते हुए तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जैसे ये कंपाउंड है मेरे, तो इसको हम क्या बोलते थे, कैसे ट्रीट करो? ये ऑलरेडी हम आपको होमवर्क भी दिए थे, ये सवाल ऑलरेडी। तो हम बोले थे यहाँ पर O माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, और जब इसका रेजोनेंस करोगे मेरे भाई तो प्लस एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरे भाई फिर ऑल्टरनेट में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा ऑल्टरनेट में, फिर यहाँ आएगा।
और मेरे भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से है ही है, तो हर पोजीशन में आएगा। तो मेरे भाई हम तुमसे पूछेंगे कि बाबू बताओ इसका जो सच बनता होगा, इसमें चार्ज कहाँ कहाँ पे मौजूद होगा। तुम होगा सर हर कार्बन पे होगा, हम पूछेंगे हर कार्बन में कितना चार्ज होगा, तो +1/7 होगा। 7 कार्बन में एक प्लस बढ़ गया, 7 कार्बन में एक प्लस बन गया, तो हर में कितना होगा, +1/7। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखला देते हैं, बीच में एक प्लस, अगर 2 प्लस होता तो बीच में ऐसे गोल करके 2 प्लस दिखला देते। हाँ, ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो इस पे आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स हुआ है, तो इसको यहीं पर देख के बता देते, लेकिन अच्छा सिंबलाइज भी हमको सिखाना था ये कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर चार्ज होगा तो उसको ऐसे गोल करके भी प्लस दिखलाया जाता है, और डिपेंड करके जितना, अगर 2 प्लस होता तो 2 प्लस दिखला देते, 3 प्लस होता तो 3 दिखला देते, माइनस होता तो माइनस दिखला देते। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, और स्पेसिफाई करो इसे तो क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्जन है, चार्ज डिस्पर्जन है, इसे क्वाजी भी बोला जाता है। कोई मतलब नहीं है, आपको बस एरोमेटिक से मतलब था। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं है क्वेश्चन आया क्वाजी है कि क्या है। तो ये एक बात आपको बताएं। मेरे भाई अगला पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं ये भी महा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक करवा देते हैं हम आपको। सेकंड नंबर पॉइंट महा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, इस अभी तक सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर को टिक कर लेना, फर्स्ट और सेकंड को टिक कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे में, फर्स्ट और सेकंड। बाकी कोई उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये 6 नंबर पॉइंट फिर महा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मतलब नोट का वैसे सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम ज्यादा लिखवाना चाहेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई क्या चीज है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स विद इन द रिंग, विद इन द रिंग, अगर मेरे भाई रिंग के अंदर पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुआ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुआ, तो मेरे भाई कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। ये CN का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो कंपाउंड शुड बी आइदर एरोमेटिक, आइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मतलब मेरे भाई अगर अगर कंपाउंड में 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा या 8 के बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, तो कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। तुम कहोगे सर एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, तो नहीं, नहीं हो सकता। अब सवाल है क्यों। तो मेरे भाई होता क्या चीज है, अगर मेरे भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 8 से बड़ा है, अगर इफ CN ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहां पे तो ये कंपाउंड को खुले में एरोमेटिक कहेंगे, इसको खुले में एरोमेटिक कहेंगे। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। लेकिन मेरे भाई अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो वो कंपाउंड, अब तुम सोच रहे हो कि एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन मेरे भाई ये एंटी एरोमेटिक से पलट जाता है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनरिटी अटेंड कर लेता है, अटेन्स नॉन प्लेनरिटी। मेरे भाई ये अटेन कर लेता है नॉन प्लेनरिटी। क्यों, तुम कहो सर ऐसा काहे होता है। तो हम इसीलिए होता है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो मेरे भाई उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल की तरफ मूव कर जाता है और वो नॉन एरोमेटिसिटी अटेंड कर लेता है। तो ये कुछ हम सच सच बात आपको, इंपॉर्टेंट बात हम आपके सामने रखे हैं, जो कि आपके जिंदगी पे, आपके IIT पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा। हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं। तो कुछ अभी तक हम लोग का 26 क्वेश्चन हुए थे, तो कुछ 8-10 प्रश्न और करके खुशियां मनाइए, ठीक है। तो मेरे भाई पहले तो तुम्हें कुछ प्रश्न और होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। पहले तो कुछ प्रश्न, हाँ ये सारे का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये सारे का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा माय डियर, इसका बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे। तो 27 नंबर प्रश्न में आते हैं अब, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने जो हम क्वेश्चन रखने वाले हैं, ये अच्छा से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये घर में बनाना है आपको, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। तुम कहोगे सर आप तो अपने आसान आसान क्लास में करा दिए और हमें ला करके बीच में फंसा दिए। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा।
आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा, आपको बना करके खुशी मिलेगी मेरे भाई, आपको अच्छा लगेगा। ये प्रश्न है मेरे भाई, इसको आपको घर में करना है। वही आपको लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई। 28 नंबर क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आपको अभी हम क्लास में कराएं, आपको हम क्लास में कराएं। तो बहुत सर सेम लग रहा है देखने में, ऊपर नीचे डिट्टो सेम लगता है सर, तो फिर आप करा ही दे रहे हैं या फिर हमको बोलते हैं कि होमवर्क भी दीजिएगा, तो मतलब क्या हुआ सर? अरे नहीं, पूरा कंपाउंड को निहारो, पूरा कंपाउंड को निहारो, और हमको 28 का जवाब चाहिए तुमसे। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, तुमको बताना है मेरे भाई। तुम्हें बताना है ये कंपाउंड के बारे में, सोच समझ करके बताना है, ठीक है? दिमाग लगाओ और जवाब दो मेरे भाई, ठीक है? दिमाग लगाओ और जवाब दो। हम तुम्हारे सामने और भी कुछ प्रश्न रखेंगे मेरे भाई। तो प्रश्न देने से पहले वो सोचना भी पड़ता है कि जो प्रश्न दे रहे हैं उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा या नहीं आएगा। चलो मेरे भाई, 28 बताओ, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है? हम तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं मेरे भाई। मेरे भाई 28 नंबर कंपाउंड एरोमेटिक है, आपको लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी देखना था ये कंपाउंड। तो मेरे भाई लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी ये हो जाएगा। इसके ऊपर हम डार्क कर रहे हैं, आपको शायद दिखाई भी दे, थोड़ा अच्छा ऊपर से कर देते हैं, ऐसा मत समझिए बॉन्ड बना रहे हैं हम। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरी, पूरा कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेटेड मिल रहा है, कंटिन्यूअसली। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कंटिन्यूअसली, तो वो बीच में गया। अरे बीच में आपको तो कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी चूज करना, किनारे वाला चूज करना है। और ऐसा सोचो बीच में कुछ है ही नहीं है, बीच में कुछ है ही नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और मेरे भाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एरोमेटिक होगा। एन का वैल्यू रख के देखो 3 आपको मिल जाएगा, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फटाफट जल्दी जल्दी करो, बहुत सारा काम करना है। तो आपको लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी को चेक करना है, ऐसे चेक करो मेरे भाई, गलत ढंग से मत चेक करना। हाँ, हो सकता है बीच में कोई पाई बॉन्ड काउंट भी नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिट्टो सेम है, ये पहला पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये स्टैटिक है मेरे भाई। और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डीलोकलाइज्ड है। यही कॉन्सेप्ट हम देना चाहते थे तुम्हें, समझ आया? कोई जरूरी नहीं कि जितना पाई है सब गिनो, जितने पेरिफेरी में आएंगे लॉन्गेस्ट पेरिफेरी में वही होगा, बस और बस। तो मेरे भाई ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई। ये 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आपको जान करके बहुत अच्छा फील आएगा मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये 8 मेंबर्ड का रिंग है, ये 8 मेंबर्ड का रिंग है, और इसका नाम है कॉट, हाँ, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। मेरे भाई इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। कोई हमें बताएगा ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है? देखिए आप लोग कितना सीखे हो अब तक। नॉन एरोमेटिक। यस, सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 8 है, और मेरे भाई इस पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि 4 पाई में, तो ये एंटी होता, बट आपको पता है ये नॉन में बदल जाएगा। और मेरे भाई इसका नॉन प्लेनरिटी होता है, बुक्स पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, टब शेप या बोट शेप लोग बोलता है मेरे भाई। यहाँ पे इस टाइप का नॉन प्लेनर, ये बोट के टाइप फील करो, ऐसे करके, ऐसे करके 3 डायमेंशनल में फील करो, ये बोट दिखाई देगा, टब के टाइप का दिखाई देगा, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है? टब शेप्ड होता है, ठीक है? खैर आपको शेप से उतना मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 8 हो, या फिर मेरे भाई उससे ज्यादा हो और एंटी आ रहा हो, तो आप उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन के बारे में बता, इसमें 2+ बीच पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है अभी क्लास में, और 32 नंबर होमवर्क है मेरे भाई, 32 नंबर होमवर्क है मेरे भाई। आपको अच्छा लगेगा बना करके? हमको जल्दी से बताओ 31 का जवाब,
31 का जवाब जल्दी से बताओ हमें कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्या है, फटाफट बताओ और सच सच और सही सही बताओ। सर एरोमेटिक। यस मेरे भाई, ये इसको ऐसे हम क्या बताए थे, 2+ लिखा हुआ है तो आप इस कंपाउंड में कहीं पर भी 2+ लगा दो, तो हम कंटिन्यूअस लगा दिए और बाकी कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेशन, ये बताता है कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेशन, गोल का मतलब है कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे गिनो तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस वाला में नहीं होता, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो कहीं भी 2+ दे सकते थे, कहीं पर भी, बाकी सारे जगह पे कॉन्जुगेशन पूरा दिखलाना होता है। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे घर में 32 नंबर, ये सब क्वेश्चंस है मेरे भाई, जो आपको कॉन्सेप्ट्स को सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। हाँ 29 का एरोमेटिक होगा जुबैक, आप सही बोल रहे हो, लेकिन अभी क्लास पर फोकस करो, वो होमवर्क पार्ट है। ठीक है, हम समझ गए कि आप बहुत ज्यादा सीख गए हो, आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होने का मेरे भाई। अगला मेरे भाई, अब तुमको हम कुछ टर्म्स बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ टर्म्स बताएंगे एन्युलिन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तुमको हम एक कॉन्सेप्ट देंगे एन्युलिन, कभी नाम सुने होंगे आप लोग, एन्युलिन एन। तो मेरे भाई ये क्या होता है, पॉलीइंस साइक्लिक पॉलीइंस, पॉलीइंस हैविंग हैविंग n carbon atoms, having n carbon atoms and contains n/2 double bonds, n/2 डबल बॉन्ड्स। मेरा मतलब क्या है, वैसे नाम सुनो, बहुत किताबों में बेंजीन को भी लिखा जाता है एन्युलिन के टर्म में। मेरे भाई इसमें 6 कार्बन एटम्स है और 6 का आधा 3 पाई बॉन्ड्स है, तो इसको एन्युलिन 6 भी बोला जाता है। तो मेरे बोलने में क्या जाता है, ठीक है, ये सबसे छोटा बोल सकते, इससे छोटा भी यूज हो सकता है, एन्युलिन 4 भी बन सकता है आपको, ठीक है। तो इसपे n कार्बन एटम्स होंगे और कंटेंस होंगे n/2 डबल बॉन्ड्स, ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे भाई हम आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं जो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। वो सब तो अच्छा ही आप बोलते हैं सर लगेगा, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। हम एन्युलिन आपके सामने एन्युलिन 10 रख रहे हैं। मेरे भाई सिर्फ सोच के बताओ कि ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, क्या होगा? एन्युलिन 10 माय डियर स्टूडेंट, तो एन्युलिन 10 कैसे बनाओगे? तो एक 10 मेंबर्ड का रिंग होना चाहिए, 10 मेंबर्ड का रिंग होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो तो, अच्छे से देखो तो, ये 10 मेंबर्ड का रिंग बनाए हैं और इसमें 5 पाई बॉन्ड्स रखना है, 5 पाई बॉन्ड्स रखना है माय डियर, 5 पाई बॉन्ड्स रखिए। तो मेरे भाई तुम कहोगे सर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी एरोमेटिक होगा मेरे भाई, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होता है। मेरे भाई ऐसा काहे होता है? तो यहां पे एक अलग टाइप का फैक्ट लगता है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या बोले? याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप टिक रखेंगे, रिमेंबर। आप तुम बहुत हाँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा मेरे भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। देखो क्या है, सो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मेरे भाई, तुमको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि सर ऐसा भी होता है। मेरे भाई सोचो, यहां पे सोचना, हमको सिर्फ बताना, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का शेप कैसे होता है? तो तुम कहोगे सर sp2 का शेप होता है, sp2 का शेप होता है ट्रिगोनल प्लेनर। तो यहां पे मेरे भाई H होगा, यहां पे इसका एक H हुआ, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि नीचे वाला भी sp2 है, इसका भी H होना चाहिए।
तो मेरे भाई इतना छोटा सा जगह पे 2 H को रख पाना मुश्किल नहीं लग रहा है। यानी तुम सोचो कि एक ही प्लेस है और उसमें 2 स्टूडेंट्स को बैठाना है, क्या पॉसिबल लग रहा है तुम बैठा सकोगे? इम्पॉसिबल है। तो यह रिपल्शन हो जाता है, दोनों का हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एक ही पोजीशन है और 2 को रखना है। हाइड्रोजन एटम्स रिंग फ्लिप कर जाता है एंड बिकम्स नॉन प्लेनर। मेरे भाई एक प्लेन ऐसे, जैसे अभी हाथ है मेरा ना, ये ऐसे हो जाता है, एक तो रिंग ऐसे उठ जाता है, समझ आया? रिंग फ्लिप्स एंड बिकम्स नॉन प्लेनर। तो इसी वजह से, वरना ये तो खुले में एरोमेटिक होना चाहता। तो याद रखना, एनुलिन 10 का जो भी तुम्हारे माइंड पे स्ट्रक्चर आ रहा है, सब के सब नॉन एरोमेटिक होता है। चलो मेरे भाई, इन जनरल ये 4n+2 के फॉर्म में था तो जवाब दे सकते थे, लेकिन हाँ इसके बारे में यही एक ऐसा केस है जिसमें 4n+2 होता है और वो क्या हो जाता है मेरे भाई, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। मेरे भाई एन्युलिन 14 के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? बस देख के स्ट्रक्चर नहीं बनाना है मेरे भाई, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे कि एन्युलिन 14 के बारे में क्या बोलना चाहोगे तुम? अगर हम डायरेक्टली दे बना करके, तो एरोमेटिक बोलना चाहोगे, नॉन एरोमेटिक बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? इसको एरोमेटिक बोलेंगे मेरे भाई। क्यों बोलेंगे? 4n+2 के फॉर्म में। हम एन्युलिन 10 के बारे में ना आपको बोले, इस पे दिक्कत था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेरे भाई जहां 4n+2 है वहां पे आपको एरोमेटिक ही बोलना है, एन्युलिन 10 को छोड़कर। मेरे भाई अब तुम कहोगे सर इसका थोड़ा सा हम इस पे एक्सप्लेनेशन देंगे। मेरे तुम कहोगे सर सब में आप तो एक्सप्लेनेशन दे रहे, इस तरीके से तो एरोमेटिसिटी में तो कॉन्फिडेंस बहुत आ गया सर हमें, लेकिन आप हर बार नया क्वेश्चन दे रहे थे तो फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बड़ा गेम है सर मेरे भाई, देखते चलो, सीखते चलो, आईआईटी पे हो जाएगा। मेरे भाई देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन रखे हैं मेरे भाई, ये निहारो इस क्वेश्चन को पहले। तो ये 14 कार्बन का है, तुम गिन के देख लेना, दिख जाएगा। मेरे भाई इसको तो हम एरोमेटिक तो ऑलरेडी कह चुके हैं। अब सुनना, हर कार्बन sp2 है मेरे भाई, तो हर का H होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे H सफिशियंट जगह होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे H आराम से होता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में H की जगह बदल दे हम कुछ और, तो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये H होने की वजह से ये बच गया, छोटा था, सब कोई एडजस्ट ले लिया, लेकिन मेरे भाई इस पे भी हल्का सा नॉन प्लेनैरिटी आ जाता है, हल्का सा आता है, लेकिन ये ओवरऑल रेजोनेंस कर लेता है और मेरे भाई ये बन जाता है एरोमेटिक। तो टेंशन नहीं लेने का, एनुलिन 14 आया। लेकिन मेरे भाई इसी से एक मिलता जुलता कंपाउंड आपको मिल सकता है देखने को, अच्छे अच्छे बुक्स को बनाओगे तो उस पर मिल सकता है। वैसे ये सब आईआईटी पे आपको नहीं आएगा, ठीक है? ये सब जो इतना हम बता रहे हैं ये सब आईआईटी पे नहीं आने वाला है मेरे, ठीक है? बहुत अप लेवल का ये सब सवाल चल रहा है आपके सामने। हाँ, ये एनुलिन 14 से मिलता जुलता बना रहे हैं, ये एनुलिन 14 नहीं है मेरे भाई, ठीक है? ये एनुलिन 14 हम नहीं बना रहे हैं, उसी से मिलता जुलता हम बना रहे हैं कुछ, ठीक है? उसी जैसा है, बस आपको हम क्या दे दिए मेरे भाई, ये सब में मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो मेरे भाई अब इसको एरोमेटिक मत बोलना, अब इसको एरोमेटिक मत बोलना, अब इसको नॉन एरोमेटिक बोलना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे चाहो तो लिख लो रिपल्शन बिटवीन मिथाइल ग्रुप्स, रिपल्शन बिटवीन मिथाइल ग्रुप्स। मेरे भाई मिथाइल ग्रुप्स के बीच पे रिपल्शन लग रहा है, समझ आया? तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा। मतलब मिलता जुलता कंपाउंड्स आपको दिखाई दे तो उसको क्या बोलना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे भाई 35 नंबर प्रश्न, मेरे भाई 35 नंबर प्रश्न, एन्युलिन 16 के बारे में क्या कमेंट करोगे? बस इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है मेरे भाई, हम बस इतना ही पूछे हैं आपसे कि एन्युलिन 16 के बारे में क्या बोले। यस, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेटर देन 8 होता है, इक्वल टू 8 होता है, और वो अगर 4n पाई में आता है तो वो नॉन एरोमेटिक खुले पे होगा, खुले में होगा। मेरे भाई आपके सामने अगला प्रश्न, आपके सामने आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है। आप कभी नाम सुने होंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन का, कभी ना कभी
इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम सुने होंगे, इसका नाम है बोराजीन। इसका एक नाम और से भी जाना जाता है, बोराजीन। इसका होता है मेरे भाई स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, BBBNNN। ठीक है मेरे भाई, ये कंपाउंड के बारे में हम तुम्हारे से पूछ रहे हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो मेरे भाई इसके बारे में थोड़ा हमें बता दो, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? मेरे भाई ये एंटी नहीं है, पहला बात तो एरोमेटिक ये एरोमेटिक एरोमेटिक है। है। मेरे भाई ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, ये तो sp3 लगता है, ये sp2 है, ये बोरॉन बाजू वाला sp2 है मेरे भाई, ये भी sp2 है। तो जहां बाजू में p ऑर्बिटल आया तो लोन पेयर कहां शिफ्ट कर जाता है, लोन पेयर शिफ्ट कर जाता है प्योर p ऑर्बिटल में। और गिन लो मेरे भाई लोन पेयर्स को, तो 2 2 4 और 2 6, तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। बोरॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो लेता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक है मेरे भाई। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर तुम ऐसे बना सकते हो, इसी का तुम दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा मेरे भाई, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, बोरॉन के ऊपर माइनस आएगा। इस तरीके से भी बना सकते हो। अरे मेरे भाई 3 बॉन्ड ने गड़बड़ बन गया, थोड़ा सही कर लेना। ठीक है मेरे भाई, यहां पे दिखला सकते हो सब में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है मेरे भाई। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस दिखला दो, बोरॉन के ऊपर माइनस दिखला दो, अब तुमको आसानी से दिखाई देगा कि एरोमेटिक है। लेकिन ऐसे भी देखने सीखना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे भी तुमको देखने के लिए आना चाहिए। तो ये कुछ 36 प्रश्न हो चुके हैं मेरे भाई, तो 40 कर ही दिया जाए। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं जो तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। वो सर सब में तो आप यही बोलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन, ये एनुलिन, पीछे वाला कह रहे सर ये एनुलिन 10 से मिलता जुलता है, ये एनुलिन 10 से मिलता जुलता है मेरे भाई। यस, ये एनुलिन 10 से मिलता जुलता है। और यहाँ पे लेकिन हम CH2 लगा दिए हैं मेरे, ये CH2 लगा दिए। अब इस कंपाउंड के बारे में बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड के बारे नॉन में, एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक है ये? सर प्लेनर नहीं है। अब नहीं मेरे भाई, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी देखना है आपको, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी देखना है। तो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी ये है मेरे भाई, ऊपर वाला नहीं है, वो काउंट ही नहीं होगा लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी। और मेरे भाई एन्युलिन 10 से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक के लिए तो स्पेस था ना, एक के लिए तो स्पेस था ना, तो एक तो एडजस्ट हो जाएगा और ये नॉन प्लेनरिटी अचीव नहीं करेगा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी में आपको गिनकर देखो 10 मिलेगा और ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है मेरे। ये इन फ्यूचर क्वेश्चन है IIT JEE के लिए, फ्यूचर क्वेश्चन है JEE एडवांस के लिए। सिमिलरली 38 बना लेना, हलवा चीज है, ऑक्सीजन बस लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये 38 सर क्वेश्चंस हो गए बीच में मेरे। वेज है हाँ, ना। तो उससे कोई मतलब बी नहीं, हमें लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी ये उठा हुआ रहेगा हल्का सा। ये कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक होता है, हाँ एग्जैक्टली पूरा पूरा प्लेनर नहीं होगा, हल्का सा नॉन प्लेनरिटी आएगा। ये कार्बन जो है मेरे भाई, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही रहेगा, वेज बनाया गया है लेकिन ये एक्चुअली में प्लेनर ही टाइप का होगा, हल्का सा नॉन प्लेनरिटी आएगा, लेकिन ये इसमें रेजोनेंस हो जाता है कि अगर एरोमेटिसिटी गेन हो सकता है तो तुरंत करना चाहेगा, और इसमें वो चीज पॉसिबल था। और यहाँ पे एक, अगर वहां पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था इसलिए एडजस्ट नहीं ले पा रहा था, लेकिन एक कार्बन है, फिर कार्बन से और कुछ अटैच्ड है, तो वहां पे वो एडजस्ट हो जाता है।
ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम दिए, कुछ क्वेश्चंस और घर ले जाने के लिए ले लो मेरे भाई, कुछ 40 क्वेश्चंस कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, 39 नंबर, 39 नंबर, ये क्वेश्चन एज्यूलिन, इसका नाम है एज्यूलिन। ठीक है, 40 नंबर एक और ले लो मेरे भाई, एक और, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके, खुशी मिलेगा मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन NH ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लो, ये क्वेश्चन है मेरे। तो ये 40 प्रश्न है आपके लिए, ये होमवर्क रहा बाकी। ठीक है, अब हम लोग आने जा रहे हैं मेरे भाई अगला पार्ट पे, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ये भी महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, आपको ये भी समझ करके जान करके अच्छा लग सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अगला टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी पे आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, ये सारे क्वेश्चंस आप घर में बना लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन जो है, पहला एप्लीकेशन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बहुत सर ये क्या आ गया यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ का आ गया, यस मेरे भाई। ठीक है, या फिर रेट कांस्टेंट मेरे भाई, या फिर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट याद होगा तुमको सर, ये वाला तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे, यस, यहां पे भी सवाल आ सकता है आपसे। या फिर और लिख दो, ऐसे लगा दो, दो चीज कंपेयर किया जा सकता है। जैसे ना मेरे भाई, आपको अगर हम बोल दें ये एसिड है, आपको इसके सामने में हम बेस ला के रख दिए, और मेरे भाई बेस क्या पसंद है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, हम एक ही दिखला रहे हैं, ऐसा मत समझ में कि एक ही हाइड्रोजन है। मेरा बेस को H पसंद है, बेस को एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है, तो यहां से H+ ये छोड़ेगा, H+ निकलेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा मेरे, सॉरी यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और ये कंपाउंड जैसे ही माइनस आएगा तो ये नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक था पहले, ये sp3 हाइब्रिडाइज से sp2 की तरफ मूव किया और एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो मेरे भाई ये हुआ एक बात, ये हुआ एक बात, लेकिन मेरे भाई मैंने बहुत अच्छा ये फिजिबल रिएक्शन होगा। इसी पे एक चीज और बता सकते हो, फिजिबल रिएक्शंस, ये फिजिबल होगा या नहीं, यानी रिएक्शन होगा कि नहीं। तो मेरे भाई कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा रिएक्शन के दौरान तो वो रिएक्शन खुले में होगा, और ये रिएक्शन होगा, यानी ये फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, या फिजिबल रिएक्शन है। एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे भाई कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है, यही अगर नॉन एरोमेटिक से एंटी बन जाता तो मेरे भाई वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता, कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकता था वो। ठीक है ना, तो इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है रिएक्शंस के टाइम में, फिजिबल रिएक्शन। तो ये फिजिबल है। अगर इसका हम रेट कांस्टेंट के लिखे तो ये रेट कांस्टेंट बहुत बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट होगा, रिएक्शन का फास्ट होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे भाई। यहीं पर अगर ये दे देते हैं मेरे, ये क्वेश्चन से अगर NaOH या कोई दूसरा बेस ले लेते और यहाँ पे हम दे देते कि यहाँ पे बताओ H+ निकाल दो तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाता, ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन जाता। तो तुमसे पूछते क्या ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, यानी ये अच्छा एसिड नहीं था, ये बहुत अच्छा एसिड था, ये बहुत अच्छा एसिड था। तो एक एप्लीकेशन पार्ट हम बताए आपको एरोमेटिसिटी का। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पर बताए हम, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा मेरे भाई कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ और रेट कांस्टेंट पर बात किया जा सकता है। तो अगर कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो वो रिएक्शंस फिजिबल होंगे, वो रिएक्शंस फिजिबल होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा इसी टाइप से केमिकल रिएक्शन पे ही दूसरा इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको देखने को ऐसा मिल सकता है, रिएक्शन विथ लुईस एसिड्स, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ लुईस एसिड्स। हम लुईस एसिड्स का बहुत नाम लिख चुके हैं, या फिर AgNO3 के साथ में मेरे भाई, AgNO3 के साथ में ऐसा रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे मान लो
कि एक कंपाउंड है, ये यहां पर Cl लगा हुआ है और आपको हम दे दिए AlCl3, तो आपको भी अच्छे से पता है ये Cl माइनस को निकाल लेगा और AlCl4 माइनस बना देगा। तो मेरे भाई क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा? तो यस, ये रिएक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, तो ये खुले में फिजिबल होगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ मेरे में। AgNO3 से कैसे एग्जाम्पल आ सकता था? तुम कहो सर AgNO3 से कैसे आ सकता था? तो माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर आपको ये Cl रहता, यहाँ पे AgNO3 लिखा रहता। आपको पता है AgCl के साथ में रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट बना देता है, एक रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है, और यहाँ पर AgCl बन जाएगा, तो यहाँ पर भी एरोमेटिक बना, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कहां पर रिएक्शन होगा, कहां पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, एंटी से नॉन भी बनेगा तो भी हो जाएगा, नॉन से एरोमेटिक बनेगा तब भी होगा, इसका रिवर्स नहीं होगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन मेरे भाई रिएक्शन विथ मेटल्स। मेरे भाई मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको भी पता है कि ये नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे में, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या सोचता होगा कि मेरे भाई कभी ना कभी हम भी एरोमेटिक बन जाते तो हमें भी खुशी महसूस होती। क्या ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में? इससे भी ये भी ऐसा सोचता होगा। तो आपको ऐसा हो सकता है कि मैग्नीशियम मेटल दे दे या सोडियम मेटल दे दे। मेरे भाई ये कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम मेटल हो, सोडियम, लेकिन सोडियम लेंगे तो 2 लेंगे सोडियम। तुमको सर ऐसा काहे आप कर रहे हैं मेरे भाई? इसका 2 मोल्स। हाँ, तुमको सर ये एंटी एरोमेटिक तो आप बोले थे रूम टेम्परेचर में स्टेबल नहीं होता, फिर कैसे आ गया ये? अरे हम किसी और टेम्परेचर में लिए होंगे, किसी और टेम्परेचर में लिए होंगे। और आपको पता है ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और मेरे भाई ये सामने से ऐसे रहेगा, ये वाला रिंग ऐसे रहेगा। तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन को देख करके ललच रहा होगा कि देख, ऐसा क्या फील करता होगा कि मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर कहीं से हमें 2 और मिल जाता तो 6 बन जाता, और 6 बन जाता तो हम भी एरोमेटिक बन जाते। पीछे वाले कह रहे अरे सर ऐसा भी तो सोच सकता है कि मेरे से कोई 2 ले लेता तब भी हो जाता है। यस, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बिल्कुल। ये क्या सोच रहा होगा? तो मेरे भाई जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा मेरे भाई, ये तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे साइड में घुमाएगा। तो मेरे भाई ये जैसे ही घूमेगा तो कैसा हो जाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर घुमा तो माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूट्रल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो मेरे भाई देखते ही देखते क्या इशारा समझ पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आ गया, और माइनस आ गया मतलब ये एरोमेटिक बन गया है। ये एरोमेटिक नौ एंटी था कहां, और ये बन गया एरोमेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, सोडियम लेंगे तो 2 सोडियम लेना पड़ेगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो आई होप ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या गेम चल रहा है इन लोगों के पीछे? क्या गेम चल रहा है मेरे भाई? यस या नो, चैट में जवाब दो। क्या चीज? कंपाउंड 2 क्यों लिए? ओ सॉरी, 2 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लो। एमजी यहाँ पे 2 ले, एमजी 1 लेना पड़ेगा, सोडियम 2 लेना पड़ेगा। एमजी 1 लेना पड़ेगा, सोडियम 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे में। ठीक है, देखो पीयूष क्या हुआ कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, पॉसिबल है ये। ठीक है मेरे भाई, ये एंटी एरोमेटिक था। ये चाहता क्या होगा कि मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या तो 6 हो जाए या तो 4 हो जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होगा। यही तो था मेरे भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होता था, कभी कोई उसके सामने में इलेक्ट्रॉन आ जाता था तो ये पोलराइज कर, इस बॉन्ड को ऐसा सोचो ना, प्लस और माइनस में तोड़ दिए, प्लस में और माइनस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो प्लस में एक बार एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज आएगा। तो आई होप तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा, किसी को अब कोई किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे में। अब तो क्लियर है ना मेरे भाई?
चैट पे लिखो जल्दी से, बाकी लोग। ये हुआ मेरे भाई। अब क्या चीज है, एक चौथा एप्लीकेशन मेरे भाई, चौथा एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे। क्या क्या और पॉसिबिलिटी है मेरे भाई कि कैसा कैसा रिएक्शंस हो सकता है, बहुत इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है जो आपको देखने को मिलेगा बुक्स पे। ठीक है मेरे भाई, अब हम एक चौथा एप्लीकेशन बात करने जा रहे हैं, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई इसके वजह से हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बॉन्ड रोटेशन। मेरे भाई किस में बॉन्ड रोटेशन अलाउड होगा और कहां पे बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा, इस बात को जानेंगे, इस बात को जानेंगे। तो देखो, देखते हैं यहां पे आराम से मेरे भाई, एकदम पेशेंस रखना। एग्जाम्पल देखो नंबर 1, एक कंपाउंड है मेरे भाई, और हमको ये बताओ कि पाई बॉन्ड्स में रोटेशन अलाउड होता है या नहीं होता। ये पढ़ाए हुए थे केमिकल बॉन्डिंग में, कम से कम नो जो सर। लोग केमिकल, नहीं अलाउड होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे कर दोगे, टूट जाएगा पाई बॉन्ड। तो मेरे भाई दिक्कत है यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता है। तो मेरे भाई लेकिन अगर अगर इसको हम ऐसे सोचे कि ये तो एरोमेटिक बन जाएगा, अगर ये पाई बॉन्ड अगर पोलराइज हो जाए O माइनस और यहाँ पे प्लस, जो कि ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो मेरे भाई ये रोटेशन भी अलाउड हो गया, बॉन्ड रोटेशन भी अलाउड हो गया। एक फायदा हुआ कि बॉन्ड रोटेशन, हाँ लेकिन तभी होगा जब एरोमेटिक बनेगा, तो बॉन्ड रोटेशन अलाउड हो गया। दूसरा चीज मेरे भाई, ये एरोमेटिक भी बन गया, तो फायदा है मेरे भाई। तो एरोमेटिक बन जाए, हाँ जितना रिंग हो सारे एरोमेटिक बन जाए, और उस पर चेक करना पड़े बॉन्ड रोटेशन अलाउड होगा, तो यस रोटेशन अलाउड हो जाएगा अगर एरोमेटिक बन रहा होगा तो। ठीक है, तो मेरे भाई इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न देंगे, हमको तुम लोग बताना इस पे डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है मेरे भाई, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। मेरे भाई यहां पे जो प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न में बताना कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होगा और क्या बॉन्ड रोटेशन अलाउड होगा या नहीं। तो मेरे भाई इस रिंग को पकड़ो, देखो इसको कैसे फील करना है, कैसे सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। मेरे भाई ये रिंग क्या सोचता होगा कि मेरे पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, किनारे वाला 3 मेंबर्ड, ये क्या फील करता होगा, ये क्या फील करता होगा कि जिसके पास में 4 है, ये एंटी जैसा फील करता होगा, अनस्टेबल की तरह फील करता होगा, या क्या सोच रहा होगा। मेरे भाई ये सोचता होगा कोई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या हमें कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो मेरे भाई ये बीच का जो इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये एरोमेटिक बन सकता है, लेकिन ये भी एंटी नहीं बनना चाहिए। हाँ अगर उल्टा करे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते तो नहीं, लेना पॉसिबल नहीं, ये दे सकते, लेकिन क्या ये भी एरोमेटिक बनेगा, तो यस ऐसा तो लग रहा है हमें कि यहाँ पे ये भी बन जाएगा एरोमेटिक। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर। तो यहां पर देखो दोनों एरोमेटिक बन गए, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो मेरे भाई यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन भी अलाउड हो जाएगा, यानी जो बॉन्ड हिंडर्ड था यहाँ पे, वहां पर अलाउड हो जाएगा आपके सामने। मेरे भाई इसी तरीके से हम अगला प्रश्न आपके मुंह पे फेंकेंगे, देखते जाओ और बनाते जाओ। हमें बताना तुम लोग, क्या इस कंपाउंड में, क्या इस कंपाउंड में रोटेशन अलाउड होगा या नहीं होगा, इस कंपाउंड में रोटेशन अलाउड होगा या नहीं होगा। मेरे भाई फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मेरे भाई बताओ। हाँ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी इसमें दिखला देना, ये हो जाएगा, होगा। यस मेरे भाई किधर होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, होगा तो किधर होगा, तो मेरे लेफ्ट भाई ये साइड। रिंग्स, यस ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, क्योंकि उस 5 मेंबर को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके पास में 4 है, 4 है, वो सोचता होगा कि हमें 5 हो जाए, और ये तो कुछ नहीं सोचता होगा मेरे भाई। तो इसके पास में प्लस, इसके पास में माइनस, तो मेरे भाई ये बॉन्ड रोटेशन भी अलाउड हो गया, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। यस तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो मेरे भाई, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा बुक्स पे। ठीक है,
अच्छा लगेगा बनाने पर मेरे भाई। एक दो प्रश्न तुम्हें और हम कराना चाहेंगे, ठीक है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सोचो, मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे इस तरीके से है। हमको बताना है कि इसमें बॉन्ड रोटेशन अलाउड होगा कि नहीं, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ये भी बताना है आपको। तो जवाब आ रहा है बच्चों का लेफ्ट। तो मेरे पास पहले तो इसको घुमाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसको भी आपको इधर घुमाना पड़ेगा, इसको भी इधर घुमाना पड़ेगा। तो देखते जाओ और बनाते जाओ मेरे भाई। तो यहाँ पे जो बनने वाली चीज है ओ माइनस, तो यहाँ पे प्लस, तो 4 हुआ, तो यहाँ पे 2 और लाना पड़ेगा, 2 और लाना पड़ेगा मेरे भाई। तो 2 और लाएंगे, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे एक लोन पेयर इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक स्टैटिक होगा। तो डायरेक्शन होगा राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ होगा, गड़बड़ लिख दिया मेरे भाई, लेफ्ट की तरफ होगा। थोड़ा गंदा हो गया मेरे में, तो ऐसा दिखला देते हैं, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव से निगेटिव होगा, और बॉन्ड रोटेशन भी अलाउड होगा। तो आई होप आपको जान करके ये सब अच्छा लगा। दोनों एरोमेटिक कोशिश करना है बनाने की, ठीक है। हम इससे रिलेटेड आपको कुछ हम डीपीपी देंगे, मेरे पास खुद का बनाया हुआ डीपीपी है, ठीक है। तो वो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको हम बनाने के लिए दे देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करना मेरे भाई। एक तो आज के डेट में यानी फ्यूचर क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए हम देने जा रहे हैं, ये जेई एडवांस के लिए फ्यूचर क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने वाले दिनों में आएगा, आने वाले दिनों में आएगा मेरे भाई। ये वाला कंपाउंड के बारे में बच्चे नहीं सोच पाते कि कैसे सोचना, ये एज्यूलिन है, ये एज्यूलिन है। तो मेरे भाई इसमें डायरेक्शन, रोटेशन नहीं बात कर रहे बॉन्ड रोटेशन का, इस पे हम बात करना है मेरे भाई कि डायरेक्शन किधर होगा रोटेशन का। तो मेरे भाई अगर सोचो इस बॉन्ड को हम इधर घुमा दिए, ऐसे घुमा, बस एक बॉन्ड को घुमा दो मेरे, एक बॉन्ड को घुमा दो, बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का, एक बॉन्ड को घुमा दो, बाकी को वैसे ही अभी रहने दो। तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड है। मेरे भाई ये सोचो अभी इस रिंग को छुपा दो, अब ये रिंग को छुपा दो, क्या ऐसा नहीं लग रहा ये प्लस चार्ज इस रिंग के अंदर में रोटेट करेगा, पूरा रेजोनेंस करेगा, और माइनस चार्ज इस रिंग के अंदर में रेजोनेंस करेगा। और मेरे भाई अगर ऐसा लग रहा है तो तुम्हारा काम हो गया मेरे भाई। इस रिंग के अंदर पे प्लस हो गया और इस रिंग के अंदर पे माइनस हो गया मेरे भाई, प्लस हो गया और माइनस हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, प्लस से माइनस। तो ये हुआ, ये फ्यूचर क्वेश्चन है जेई एडवांस के लिए माय डियर स्टूडेंट। अच्छा लगा होगा बना करके आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम सोच सकते हो मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से तुम सोच सकते हो। कैसे होगा? ये प्लस एक साइड में हम इसको घुमा दिए इधर, तो इसको घुमाने की वजह से माइनस आया, यहाँ पे क्या आया प्लस आया, और प्लस आया तो इस तरीके से घूमेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा इस रिंग के अंदर। देखो अच्छे से निहारो, किसका जो होगा, ये प्लस चार्ज इस रिंग के अंदर पे रोटेट कर रहा है, ये तुम देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये फाइनल मतलब कि ये फ्यूचर क्वेश्चन जो एडवांस के लिए अभी तक आया नहीं है, आने वाले दिनों में आएगा, मे भी हो सकता है आपके पेपर पे हो, ठीक है। यस, कंपाउंड का एरोमेटिक रोटेशन? कंपाउंड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन। ये ओवरऑल कंपाउंड तो एरोमेटिक है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पेरिफेरी को देखो, ये पहले से ही एरोमेटिक था, एरोमेटिसिटी में कुछ नहीं किए, बस हम यहाँ पे केवल डाइपोल मोमेंट का बात की कि लेफ्ट से राइट होगा कि राइट से लेफ्ट होगा। तो मेरे भाई ये घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा, तो जो घूमने का जो नेट डायरेक्शन होता है, ये इस डायरेक्शन में इस पे देखा जाता है कि बड़े रिंग से छोटे पे आता है। तो इसको एक्सप्लेन हम लोग ऑन पेपर ऐसे कर रहे हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर रोटेट करेगा, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस, अब ये प्लस चार्ज देखो यहाँ पे फिर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरीके से होता रहेगा इसके अंदर। तो इसको ऐसे दिखला दिए प्लस, और इसमें माइनस चार्ज घूमता रहेगा, कॉम्प लिखा हुआ रहता है मतलब। और ऐसा फॉर्म में जो भी कॉम्प लिखा हुआ रहता है, वो अगर उस कार्बन एटम हमेशा 8 से लेस होगा तो हमेशा एरोमेटिक होगा ना,
अच्छा, और ऐसा फॉर्म में जो भी कंपाउंड लिखा हुआ रहता है वो अगर उसका कार्बन एटम हमेशा 8 से लेस होगा तो हमेशा चेक करना पड़ेगा कि 4 कितना है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना पाई लेस देन 7 कार्बन है तो सीधा मत बोल देना एरोमेटिक होता है। अभी 4 मेंबर्ड वाला में उसमें चेक करना पड़ेगा कि 4n+2 है या नहीं। हाँ, वो एंटी नहीं हो सकता ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 वाला, ये इक्वल टू 8 या इक्वल टू 8 से बड़ा वाला, या ग्रेटर देन 7 बोलो, ग्रेटर देन 7 बोलो, इस तरीके से तुम बोल सकते हो। इनने वाला में देखना ना क्वेश्चन, तुम हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, देख लेना बना करके, अपने आप पता चल जाएगा, जो डाउट होगा पूछना फिर। ठीक है, तुम्हारा बात अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो। हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, आप प्रैक्टिस करना उसको, ठीक है, अच्छा लगेगा। मेरे भाई अब हम लोग एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी का क्या डेफिनेशन है, वो हम एक नॉर्मल जो बहुत पहले डिफाइंड किया गया था, जो बेंजीन को लेकर के डिफाइंड किया था पहले, वो हम डेफिनेशन सिखाने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन को लेकर के कैसे डिफाइन किया गया था कि बेंजीन के इस तरीके से, ये दो आरएस है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही एनर्जी के होंगे, दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इसका एक सच होगा मेरे भाई, बेंजीन का जो एक सच होगा, तो ये एनर्जी बना रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो यहां पर अच्छे से देखो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कुछ एनर्जी होगा मेरे में, दोनों का, दोनों बेंजीन का, अगर इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, तो दोनों का एनर्जी बिल्कुल 2 कॉपी सेम होगा, क्या है कि दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है लेकिन अलग अलग है दोनों। और आपको पता होना चाहिए, रेजोनेट जो हाइब्रिड होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये RS1 है, ये RS2 है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में जो होता था एनर्जी गैप, ये बेंजीन के RS पर और एक्चुअल जो बेंजीन होता है, जो एनर्जी डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का नाम दिए थे। तो इसको बुक्स पे ऐसे एक लाइन लिखा रहता है, तो ये यहीं से डेफिनेशन आया है, कहीं और जगह पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करोगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, नहीं प्रूफ कर पाओगे इस रेजोनेंस एनर्जी को। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस, बस यहीं पर से ही डिफाइंड, इसलिए बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन ये वाला नहीं है, इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बिटवीन मोस्ट स्टेबल RS, मोस्ट स्टेबल RS एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है मेरे भाई, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको भी रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। ये डिफाइंड किया गया था बेंजीन को लेकर के, इसीलिए ये यहीं पर मोस्टली एप्लीकेबल होगा, दूसरे कंपाउंड्स में लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक लाइन बाद में ऐड कर दिया गया, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट नहीं है। तो अब जानेंगे कि क्या सच है क्या गलत है, उस बात को जानना आपको चाहिए, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करने जा रहे हैं, उसको अब रियल डेफिनेशन जो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, वो चीज हम आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से देखो एक एग्जांपल, मेरे भाई ये कंपाउंड है। अच्छा मेरे भाई, आपको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अभी नहीं पढ़ाए है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो पहले हम आपको आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पढ़ाना होगा। यहाँ तो अगला हेडिंग बनाओ पहले, एक और डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी का, तो पहले इससे पहले पढ़ो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एक्चुअल में इसी का टॉपिक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इससे भी कभी कभी जेई में क्वेश्चन आ सकता है मेरे में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इस बात को जानेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये एक एनर्जी, कभी भी हाइड्रोजिनेशन होता है ना, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, तुम वो ऐसा का है तो बताते हैं तुमको, हमको बस एक लाइन बताना कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा होता है। तो मेरे भाई अगर अल्कीन का बॉन्ड को तोड़ करके, अल्कीन का बॉन्ड पाई बॉन्ड को तोड़ करके दो सिग्मा बना दे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी तो लगा होगा, लेकिन दो सिग्मा की बनने की वजह से एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो इसीलिए जब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो एनर्जी रिलीज होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole
when 1 mole of alkene is converted into अल्केन। मेरे भाई जब 1 मोल अल्कीन को तुम अल्केन में बनाओगे तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये रिलीज एनर्जी होगी क्योंकि पाई बॉन्ड टूटने के बाद दो दो सिग्मा बन रहा है, एक पाई को तोड़ करके 2 सिग्मा बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मेरे में हमको एक लाइन बताना, क्या ज्यादा सारा डबल बॉन्ड्स होगा कंपाउंड के अंदर पे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या कम डबल बॉन्ड्स होंगे तो तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? ज्यादा होगा। तो मेरे भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मेरे भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डबल बॉन्ड होता है। और एक फैक्टर और भी आएगा जिसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। मेरे भाई अगर अल्कीन स्टेबल होगा तो उस पे हीट ज्यादा कम रिलीज होगा। कहोगे सर ऐसा काहे होता है मेरे भाई, तो ये बात अभी हम समझाएंगे आपको। मेरे भाई आपके सामने हम 2 स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं। आपके सामने हम 2 स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और मेरे भाई एक और कंपाउंड हम तुम्हारे सामने बनाने जा रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे भाई इस दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इस दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम यहां पे थोड़ा ऊपर करके लिख रहे हैं, CH2 CH2, टोटल 5 कार्बन है तो 5 हो जाएगा मेरे भाई, CH2 CH3। ठीक है, 5 कार्बन है। कैसे हुआ, तो हाइड्रोजिनेट करवाए, H2 का एडिशन किए मेरे भाई, H2 किए, जितना मोल्स लगा हुआ इसमें भी 2 मोल्स लगा होगा H2, यहां पर भी 2 मोल्स लगा होगा, सबको पता चल रहा है, ये बात सबको पता चल रहा है। मेरे भाई इस कंपाउंड का नाम दे दिए ए, इस कंपाउंड का नाम दे दिए बी, और वो तो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। तो मेरे भाई अब क्या हुआ, गेम क्या है, तो मेरे भाई यहां पर देखा क्या गया, यहां पर देखा क्या गया कि बी वाले से कम एनर्जी रिलीज होता है और ए वाले से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा था। लेकिन मेरे भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर अभी सेकंड पॉइंट नहीं मालूम है हमें, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स करेंगे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो दोनों में बराबर है, तब कैसे कंपैरिजन होगा, तो दिक्कत आने लगा। तो वो सेकंड वाला टर्म को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम आपके सामने। तो मेरे भाई यहां पर हमको एक लाइन बताना, एक लाइन बताना कि ए कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है, बस इतना ही बताओ। ए कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या बी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? तो जुबैक का जवाब आ रहा है ए, और किसी का कोई जवाब? बी, शौबित का बी आया। इसके अलावा और लोग जवाब देंगे कि नहीं, कुछ भी जो भी लग रहा है? ऋषिकेश का भी बी आ रहा है। तो हम आपको एक फैक्ट आज बताने जा रहे हैं मेरे भाई, हमको बस एक लाइन बताना, रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होता है या नहीं, होता है या नहीं? रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होता है या नहीं? होता है। तो मेरे भाई इस पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होगा। और आप नाम कभी सुने हो, चार्ज डेंसिटी? मेरे भाई कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कि या कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा? रिएक्टिविटी बात की, ज्यादा वाला। तो इसका मतलब ज्यादा वाला रिएक्टिव ज्यादा, इसका मतलब स्टेबल कम था, वो चाहता था हम जल्दी से स्टेबल हो जाए, रिएक्शन करके जल्दी से स्टेबल हो जाए। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो कहीं पर भी रेजोनेंस होता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। तो ये एनर्जी ऑफ बी है और ये एनर्जी ऑफ ए है मेरे में, ये ए का एनर्जी और बी का, और प्रोडक्ट दोनों केस में सेम बन रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए नीचे बना है प्रोडक्ट को,
दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज कितना हुआ। तो मेरे भाई बी वाले में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है या सी वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है, बस हमको इतना बता दो, ए वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है कि बी वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है। ए वाले में ज्यादा हो रहा है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा मेरे भाई, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रिलीज होगा। ये जो गैपिंग, जो एनर्जी रिलीज हुआ, यही है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मेरे भाई ये बी का एनर्जी है, तो ये डेल्टा एच लिख दो बी के लिए, और ये डेल्टा एच ए के लिए लिख दो। तो मेरे भाई ये डेल्टा एच आपको ए ज्यादा दिखाई देगा डेल्टा एच बी से, और आपको पता चल गया होगा कि ए लेस स्टेबल था और बी ज्यादा स्टेबल था, तो इनवर्सली रिलेटेड है, यानी एनर्जी ज्यादा रिलीज किस में होगा, जो लेस स्टेबल होगा। मोर स्टेबल वाला में कम एनर्जी रिलीज होती है, मोर स्टेबल वाले में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो मेरे भाई ये किसकी वजह से हुआ, ये मोर स्टेबल किसकी वजह से हुआ, तो हम तुम पूछ तो भी बोल देगा, बच्चा बच्चा भी बोल देगा सर रेजोनेंस होने की वजह से हुआ। और इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी हम अगर ऑन पेपर बोलते तो हम बोलते इसमें भी 2 डबल बॉन्ड था, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड था, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज कम हुआ। यानी अगर हम तुमको बोलते एक डबल बॉन्ड है मेरे भाई, तो वहां पे एक्स जूल एनर्जी रिलीज हुआ, जूल। तो मेरे भाई अगर तुमसे पूछे 2 डबल बॉन्ड है तो कितना होगा, तो तुम कहते 2x होगा, जो कि हो भी रहा है ए वाले केस में। लेकिन मेरे भाई ये ए केस के लिए तो 2x हुआ, लेकिन मेरे भाई ये सेकेंड केस में y रिलीज हुआ, सेकेंड केस में y रिलीज हुआ, और y 2x से कम है, ये b के केस में रिलीज हुआ। तो मेरे भाई ये डिफरेंस कहां से आया, ये 2x होना चाहिए था रिलीज, लेकिन कम रिलीज हो रहा है, तो इस डिफरेंस को क्यों 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 डिफरेंस आया, तो तुमको सर स्टेबिलिटी की वजह से। और इसी एनर्जी को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। जो डिफरेंस आ गया एनर्जी का, गैप का, उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अगला क्लास में इस रेजोनेंस एनर्जी का और डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ाई करिएगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे व्यस्त रहिए, ठीक है। हम इससे रिलेटेड कुछ डीपीपी आपको हम देंगे, उस डीपीपी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।